बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस्लामाबाद और लाहौर की अदालतों से बड़ी खबरें आई हैं। तीन बड़ी खबरें इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। एक तो इमरान खान ने अडयाला जेल से पहले बैन अल-अक़वामी सहाफ़ी को एक बड़ा तहलका खेज इंटरव्यू दिया है, जिसने पिंडी और इस्लामाबाद को हिला के रख दिया है। इसकी कुछ तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट है वो उसका ताल्लुक सिकंदर सुल्तान राजा से है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उनका किस तरह खेल बिगड़ा है और अब जो है वो तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी मिली है, ये भी आपके सामने रखना है। खुफिया अफसरान बिल आखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश हुए हैं। चूंकि आज दो बड़े आम केसेस थे, वैसे तो तीन चार बड़े केसेस लगे हुए थे, लेकिन इस केस के अंदर जो है खुफिया एजेंसीज के अफसरान वो अदालत के अंदर पेश हुए हैं। ये केस क्या था, ये तफसील भी आपके सामने रखनी है। और शायर अहमद फरहाद वो आप सुन चुके हैं कि वो बादियाब हो गए हैं और बड़ी फेस सेविंग पाकिस्तान के इदारों ने ली है और कोहाला पुल से वो पुलिस को हाथापाई कर रहे थे और हाथापाई के दफात लगा के अब उनको अदालत के अंदर जो है वो पेश किया जाना है। तो अल्टीमेटली कल या परसों अगले 48 से 72 घंटे के अंदर वो जो है घर पहुंच जाएंगे जमानत पर। चूंकि अब बराह रास्त जो है ना, हम देखते हैं कि हमारे जिस तरह जो है ना वो गांव के अंदर जो चोरी होती है ना, तो जब चोर पकड़ा जाता है और उसका खुरा जो है उस पर कोई पहुंच जाए, तो फिर भी जो चोर है वो असल माल नहीं देता। वो कहता है जी असल नहीं मिलेगा, उससे अच्छा दे दूंगा, लेकिन वो अगर दूं इसका मतलब है फिर मैं तस्लीम करूंगा कि मैं आपका चोर हूं। तो ये एक बड़ी रवायतन आप जो भी कह लें गलत है सही है। तो वो चोरी एक पकड़ी गई। अहमद फरहाद को किसने उठाया, अब वो सारी गेम फोन कौन उनकी एहलिया को कर रहा था, तो फेस सेवन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने दी उनको फेस सेवन लेके। तो अब वो हाथापाई का, क्योंकि अगला मुकदमा भी कोई सख्त नहीं डाला, तो इसका मतलब है अगर सख्त डालते, कोई दहशतगर्दी और कत्ल का मर्डर का मुकदमा बना देते, तो समझा जाता कि शायद ये मकसद उनका है कि लंबे अरसे के लिए रखेंगे। तो एक हल्का सा मुकदमा गैर हकीकी सा बनाने का मकसद ये है कि हम अब उसको घर भेज रहे हैं, लेकिन वाया जो है वो फला जो है वो जहर कश्मीर से भेज रहे हैं। उन पे बड़ा उन्होंने सख्त काम किया है। तो ये एक बड़ी कामयाबी मिली है आज जस्टिस कियानी को, लेकिन ये अधूरी कामयाबी है। असल कामयाबी तब होगी जब असल मुल्जमान जो लोगों को उठाते हैं, वो उठाने वाले जो है वो ना सिर्फ कटहरे में होंगे बल्कि उनको भी सजाएं सुनाई जाएंगी। अच्छा, दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस बाबर सत्तार उनके सामने हुई है। जस्टिस बाबर सत्तार जो है वो एक ऑडियो केस, आपको इल्म है बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस जो साकिब निसार है उनके ये दामाद है गालबन, उनके दरमियान ये ऑडियो लीक हुई। और वो ऑडियो लीक कौन करता है, क्या करता है, किसके पास अख्तियार है, कौन सा इदारा है, कौन सी एजेंसी है, कानून क्या कहता है, ये सारे मामलात काफी अरसे से चलते रहे। और बिल आखिर आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, चूंकि इसके अंदर मुख्तलिफ जो महकमे हैं वहां से जो लोग हैं उनको बुलाया गया था। तो आज खुफिया एजेंसीज के जो अफसरान हैं वो भी अदालत के अंदर पेश हुए हैं। आज बड़ा एहसान किया गया है इस कौम पर और बिल आखिर बाबर सत्तार को ये क्रेडिट जाता है कि वो इस लेवल पे लेके आए हैं कि भाई आप आइए जरा जवाब दीजिए। लेकिन चूंकि शनाख्त उनकी खुफिया ही रखनी होती है, जज को भी पता होता है और बाकी जो पार्टी होती है उसको भी पता होता है। तो बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस के बेटे नजम साकिब की दरखास्त पर यह समात हुई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार दोनों दरखास्तों को यकजा करके समात कर रहे हैं। पीटीए ने जवाब जमा नहीं करवाया। भाई किसका अख्तियार है। जस्टिस बाबर सत्तार ने पीटीए के वकील से इस्तफसार किया तो उन्होंने बहाना बनाया। ये अदालतों के अंदर बहाने बनाना, ये सिस्टम इतना अपाज और निकम्मा है, ये रूटीन की काम है, यानी बात है। छुट्टी के बाद हम अपना जवाब दाखिल नहीं करवा सके। अब कौन सी छुट्टी, ये बताया जाए कि शहरियों के कॉल्स किस कानून के तहत कौन रिकॉर्ड करता है। सवाल आज भी जस्टिस बाबर सत्तार ने वही किया है, इधर उधर नहीं जाने दिया। सेक्शन 54 के तहत पीटीए को अख्तियार है कि वो कॉल रिकॉर्ड कर सकता है, एडिशनल अटॉर्नी जनरल। अब ये जवाब देके अपने पुराने जवाब की उन्होंने नफी की और हुकूमत आज फंसी है। वफाकी हुकूमत कह चुकी है
कि किसी को अख्तियार नहीं कि कॉल रिकॉर्ड करने का, तो आज आप कह रहे हैं कि कॉल रिकॉर्डिंग का अख्तियार है। बताएं किसने अख्तियार दिया? कि आप पीटीए वफाकी हुकूमत के जवाब के खिलाफ जाएगी? ये जस्टिस बाबर सत्तार ने पूछा है। तो फिर जो अटॉर्नी जनरल थे, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, उनको एहसास हुआ कि ये तो ब्लंडर हो गया है। पुरानी बातें भी उनको याद है, हमने पहले और बात की, अब और कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? वजीर आजम ऑफिस, वजारत दिफा, वजारत दाखिला, वजारत IT सब कह चुके कि किसी को कॉल रिकॉर्डिंग की इजाजत नहीं। तो आज केस कैसे इजाजत हो गई, इसका आप जवाब दें। मुझे थोड़ा तैयारी के लिए वक्त दे दें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल जब फंस जाए तो तैयारी का बहाना बनाया जाता है, पतली गली से निकला जाता है और तारीख मिल जाती है। जिसने अदालत के साथ झूठ बोला वो नतायज भुगतेगा, ये कह के जो है जस्टिस बाबर सत्तार ने तारीख दी है। हाँ, तैयारी करके आओ। पहले और बोलते रहे, और आप बोलते रहे आप सरकार के वकील हैं, तो आप उसके खिलाफ ये दलाल दे रहे हैं। वकील साहब होश में तो है, और अगर करते हैं तो वो कानून बताइए किसके तहत प्राइवेसी आप लोगों की लीक करते हैं। और ये सारी चीज जो है वो आज तो बताया गया बाबर सत्तार साहब को कि जनाब आपके हुक्म के मुताबिक खुफिया एजेंसी के जो अफसरान हैं वो यहाँ पे एहलकार मौजूद हैं। तो आप जो है वो ज़ाहिर है हम उनका नाम तो नहीं लेंगे, क्योंकि जब इस तरह आना होता है तो गोल मोल कर दिया जाता है। बहुत सारे लोगों को कमरा अदालत के अंदर लाकर तो वो ओहदा भी नहीं बताया जाता, जज साहब के इल्म में होता है। तो वो सारी चीजें हो गई हैं इस तरीके से। तो ये एक बड़ी आज डेवलपमेंट हुई है। अच्छा, दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त थी, और जो दरखास्त है वो बुनियादी तौर पर जस्टिस शाहिद करीम ने आज मेला लूटा है जी। जस्टिस शाहिद करीम के सामने दरखास्त ये थी कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने कहा जी ये जज तो हमें मंजूर नहीं है जो आपने भेजे हैं। यानी पहले 2 जजेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाए गए, नए चीफ जस्टिस साहब आए, उन्होंने कहा जी दरखास्तें बहुत ज्यादा हैं, तो खुद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें मजीद जज दीजिए। तो उन इलेक्शन कमीशन भी आजकल नवाब बना हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। इस मुल्क के अंदर आइन और कानून का खिलवाड़ करने वाले और वो लोग जो पाकिस्तानी टैक्स पेयर के टुकड़ों पे पल के पाकिस्तानी कौम के सामने खड़े हो गए हैं, यानी उनमें ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ये पूरा इलेक्शन कमीशन का ये जो रजीम है ये भी नजर आ रही है। लेकिन चूंकि कोई जजा सजा नहीं है तो इसलिए बेबाकी के साथ अगर ये कानून और आइन की यहां पे कोई भी होता तो आर्टिकल 6 के तहत इस वक्त ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान ये जेलों में गल सड़ रहे होते। ये इनका जो है वो, लेकिन चूंकि कानून और आइन है कोई नहीं, वो कमजोर के लिए है, तकड़े के लिए नहीं है। तो ये हो रहा है। पहले इन्होंने इलेक्शन डिले किए, फिर इन्होंने हर जगह पे बल्ले का निशान छीनने की, फिर अपीलों के अंदर ये गए, फिर अब ये ट्रिब्यूनल नहीं बनने दे रहे, अब एक ऑर्डिनेंस आ गया है, उसके जरिए अब नया खेल खेला जा रहा है। तो एक नंगा ये कौम के खिलाफ एक जंग है जो इस वक्त असल में टेक्निकली छेड़ी गई है। ये बड़ा अफसोसनाक मकाम है, इसलिए 1971 के हवाले जो है वो दिए जाते हैं। ये एक कौम के खिलाफ टेक्निकल जो है वो जंग है। बहरहाल अब जो है वो लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब आए, उन्होंने 6 जजेस को अपॉइंट कर दिया कि भाई ये 6 जजेस हैं, ये अब सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब उनको रोके हुए है। यानी ऐसा बेशरम और बेहया, यानी बंदा वो क्या कहे, यानी मतलब है फिर कहते हैं तोहीन हो गई है। चूंकि इस कौम के मैंडेट की तोहीन हो जाए तो खैर है, इनकी इज्जत बहुत ज्यादा है जो एक तरफ कौम के पैसों के टुकड़ों पे पल रहे हैं और दूसरी तरफ कौम को सामने वो आंखें भी दिखा रहे हैं। अच्छा, अब ये इन्होंने कहा जी ये तो नहीं, यानी चूंकि केसेस के फैसले नहीं होने चाहिए, ये 5 साल गुजार जाए, 4 साल उसके बाद फैसले हो, खैर है। यानी टाइम पे इंसाफ होने नहीं देना। चूंकि इलेक्शन डकैती की गई है, कौम के हकूक पे डाका डाला गया है, वो पकड़े जाएंगे, ये सारे पकड़े जाएंगे, इसलिए तो इसके उन्होंने कहा जी ये नहीं हो सकता, ये नहीं करने। तो अब इस पे जो है वो यहां पे तो आप ये ना करें वो जज कर दें, ये इनके खेल होते हैं। अब यहां पे जस्टिस शाहिद करीम ने जो इजाफी इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील देने से मुतल्लिक सलमान अकरम राजा ने यह दरखास्त दी थी, ये दरखास्त मंजूर कर ली है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस की जानब से भिजवाए गए जजेस के इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया है। ये जजेस हैं जो चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने भेजे हैं, भाई इनको अपॉइंट करो फौरी तौर पर। तुम होते कौन हो ये रोकने वाले?
तुम्हें किसने इख्तियार दिया है? यानी ये आपका काम तो इलेक्शन, यानी अजीब यार, इस मुल्क के अंदर बदमाशी का भी अजीब लेवल आ गया है। यानी जिन लोगों की जिम्मेदारी इलेक्शन करवाना है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है, फिर ट्रिब्यूनल और जल्द इंसाफ के लिए सहूलतकारी फराम करना है, वो इस वक्त इंसाफ के यानी असूल के लिए दरमियान में रुकावट बनने के लिए डट गए। ना सिर्फ डट गए बल्कि कौम के खिलाफ खुली बदमाशी के जो है वो रूप के अंदर वो सामने आ गए। अब ये इनका कुछ तुक बनता है कि जज आप दें, या जो लाहौर हाईकोर्ट जज दे रहा है नोटिफिकेशन करो, अगर आपने आपका कानूनी इख्तियार है तो आगे उनको केसेस दो और वो जल्दी फैसले हों। लेकिन जब डाकू शरीक डाकू तो फिर आप क्या कर सकते हैं जी? यानी ये चीज है। अब उन्होंने कहा है जस्टिस शाहिद करीम ने, भाई जो भेजे गए फौरन उनको वो करो। जब तक चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट अपने दिए गए नाम वापस नहीं लेगा उस वक्त तक आपके पास ये इख्तियार नहीं है। ये आज इनको लेकिन 100 जूते और 100 प्याज वो कहते हैं ना, लेकिन कोई नहीं, फिर भी जूतों की परवाह कोई नहीं है, चूंकि सब मिले हुए हैं। ये बगैर तासर बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन कोई और ट्रिब्यूनल तश्कील नहीं दे सकता। लाहौर हाईकोर्ट ने जो नाम भेजे हैं, तो एक तो ये आज बड़ी लाहौर हाईकोर्ट से कामयाबी मिली है। अच्छा, अब इमरान खान साहब जो है उन्होंने पहले 2 आर्टिकल लिखे और उस पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर जलजले आए, बल्कि जाती उमरा और बिलावल हाउस भी बड़ा परेशान हुआ, और जो कुछ कहा गया उसके अंदर अल्टीमेटली वो लाजमी बात है एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज पर तनकीद थी। ये पहला अब इंटरव्यू है इमरान खान का। अब ये नहीं है कि वीडियो इंटरव्यू है, कुछ सवालात उसी पैटर्न पे भेजे गए लेकिन जवाब दिए गए, और ये बैन अल-अक़वामी एक बड़े जर्नलिस्ट हैं, बड़ा इनको सुना जाता है। और इन्होंने बिल आखिर जो है वो इमरान खान साहब ने, ये जो एंकर हैं मेहदी हसन, उनको ये इंटरव्यू दिया। ये अल जजीरा मुख्तलिफ जगहों पे काम कर चुके हैं, CNN BBC के अंदर भी गालबन एक बड़ा नाम है। अच्छा, यहां जो बातें की है इमरान खान ने, बहुत सी बातें की है लेकिन 2-3 बड़ी आम है, वो सिर्फ वो आपके सामने रख रहा हूं। इससे अंदाजा होता है कि ये जंग अभी मजीद चलनी है और शायद ये लंबी चलेगी जो इस वक्त चल रही है। इमरान खान कहते हैं मैं डेथ सेल में हूं क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट और सियासी रहनुमाओं पर तनकीद करता हूं। कैद तन्हाई में बुनियादी हकूक से महरूम हूं। मैं बुनियादी हकूक से महरूम हूं। ये नफ्सियाती हरबे इस्तेमाल करके मुझे तोड़ना चाहते हैं, लेकिन मेरा अल्लाह पर पुख्ता यकीन है, मजबूत रहता हूं। अपने आप को ज़हनी तौर पर तेज रखने के लिए वर्जिश और किताबों का मुताला करता हूं। ये आज इमरान खान साहब जो है उन्होंने कहा है, और सवालात भेजे गए थे लिख के, उसके जवाबात इमरान खान ने, जो अपने उनका जरिया होता है मिलने वाले, उनके जरिए से वो जवाब उन्होंने देकर भेजे हैं। मेरा पैगाम हमेशा वादे रहा है, फौज को अपनी आईनी हदूद के अंदर रहना चाहिए। जब भी उन्होंने इससे आगे बढ़कर अपने ही लोगों के खिलाफ काम किया, मुल्क ने टूटने समेत भारी कीमत अदा की। बदकिस्मती से तारीख से सबक नहीं सीखा, वही गलतियां दोहराई जाती हैं जिसके तबाह कुन नताए जाते हैं। तो वही बात जो है वो इमरान खान ने की, और इस बात ने यकीनन फिर 1971 और फिर महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट और पिछले कुछ दिनों से ये सारी चीजें चल रही हैं। तो लेकिन बहरहाल ताहयात सरकारी मौलवी जो बिल्कुल ताहयात, यानी एक बंदा जिसका ना कोई, वो कहते हैं ना पंजाबी ने, ना नड़ी है ना डट्टा है, एक सरकारी मौलवी बना के उसको लॉन्च किया हुआ है। तैर अशरफी उसका नाम है। उसके बारे में कहा जाता है कि वो सरकारी मौलवी है, और वैसे भी अब हर हुकूमत का तो वो हिस्सा होता है, चूंकि वो असल में इस्लामाबाद के बजाय पिंडी का बंदा उनको कहा जाता है। तो उन्होंने भी आज कुछ जवाब दिए हैं। 71 और 72 ना हो, ये 2024 से, अल्लाह के फजल से आज का पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है। मेरी नौजवान नस्ल और कौम को गुमराह न करे। आपकी कौन सी नौजवान नस्ल, यानी आपकी नौजवान नस्ल को क्या गुमराह होने की जरूरत है? तो बहरहाल अफसोस है जी अशरफी साहब, आप हमेशा परवेज मुशर्रफ के जमाने को आपने इस्तेमाल किया और बाद में भी जबरदस्त तरीके से आप ड्यूटी सर अंजाम देते रहे। बहरहाल ये आज बड़ी डेवलपमेंट्स हुई है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।